यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाओ, फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। क्या हाल है सभी का? सो आशी, मनीष, गुड इवनिंग। प्रिया, गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या हाल है भाई सभी का? जल्दी से आओ, फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो जल्दी से मेरे को ये बता दो, क्या जो बची हुई शीट थी वो तुमने कंप्लीट कर ली? अगर उसके अंदर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं अपनी सब्जेक्टिव की शीट डिस्कस करता हूँ। गुंजन, राहुल, गुड इवनिंग। कोई शीट के अंदर कोई डाउट बचता है तो बताओ। क्या इस शीट के अंदर कोई डाउट है? बोलो। कंप्लीट हो गई? राहुल कह रहा है मैंने तो कर ली कंप्लीट। अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो बेझिझक पूछ सकता है। आई विल डिस्कस द डाउट्स। अगर नहीं है तो फिर आज हमें सिर्फ रियल नंबर्स की जो है शीट डिस्कस करनी है, और मतलब सब्जेक्टिव वाली शीट डिस्कस करनी है। अब आज की जो सब्जेक्टिव की शीट डिस्कस हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हें एक शीट खुद से दूंगा, जैसा मैंने कल कहा था, जो कि मतलब जो कि सोल्ड होगी। सर एको है बहुत। अच्छा, ये बात मैं अभी बता दूं, जिसको एक बार ज्वाइन करने पे एको आ रही हो वो एक बार क्लास को बंद करके पर वापस से स्टार्ट कर लेना। एको ठीक हो जाएगा। कई बार ये अभी आजकल ये थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो उसको क्लास को रीज्वाइन करने से वो एको ठीक हो जाता है सोनू। ठीक है? तो कोई भी डाउट नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब मैं यही मान के चलूंगा कि शीट हो गई है। वैसे तो आसान सी शीट थी। तो मैं रियल नंबर्स की जो है हमारी सब्जेक्टिव शीट को डिस्कस करना शुरू करता हूँ। यानी कि हम रियल नंबर्स में से देखेंगे कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, 39, 46, 49। ठीक है? तीन डाउट्स आशी ने पूछे हैं, पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं फिर करते हैं। 39। 39 क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 39, 46, 39। तो ये कह रहा है कि इस नंबर का 100th रूट क्या है। इस नंबर का 100th रूट क्या है ये पूछ रहा है। तो देखो, इस नंबर का 100th रूट देखना है तुम्हें। तो 10 की पावर 10 है ये। ठीक है? 46 गुंजन का भी है। तो 46 में कोई दिक्कत है क्या? तो ये सोनू फिर से कह रहा है सर आवाज बहुत गूंज रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भाई सोनू रीजॉइन। सोनू रीजॉइन। सोनू साहब रीजॉइन कर लो, आवाज ठीक हो जाएगी। ठीक है? तो इसका 100th रूट पूछा है। इसका 100th रूट का मतलब, हाँ प्रिया मैंने देख लिया था पेपर। पेपर मैंने देख लिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। 1/100, यही तो मतलब है इसका 100th रूट का। है ना? अब हमने ये रिजल्ट देखा है ना कि a की पावर b और इसकी पावर अगर c होती है तो ये बन जाता है a की पावर b इंटू सी। ये बन जाता है। अब देखो यहाँ पे abc का काम कौन कर रहा है? ये वाली चीज तो तुम्हारी a हो गई, ये वाली चीज तुम्हारी b हो गई, और ये वाली चीज तुम्हारी c हो गई। है ना? तो यानी कि 100 की पावर ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 10 की पावर 10 का मल्टीप्लीकेशन मैं 1/100 से कराऊंगा, तो ऐसे ही तो लिखोगे। इसका मल्टीप्लीकेशन 1/100 से हो जाएगा तो 100 इसके डिवाइड में आ जाएगा। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये बन जाएगा 10 की पावर 10 अपॉन में 10 की पावर 2। ऐसे ये पावर में चल रहा है सारा मैटर, 10 की पावर में। अब क्या है, जब सॉरी, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर। अब ये ऊपर जाके घट जाएगी 2 पावर, तो 10 - 2 पावर बन जाएगी। यानी कि 10 की पावर
10⁻8। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपना 46 क्वेश्चन तुम्हारा डाउट है। 46 ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। कह रहा है कि किसी क्यू जो, ये इसमें क्या दिक्कत है? देखो कह रहा है कि किसी भी इंटीजर के लिए एक ओड इंटीजर किस फॉर्म का होता है। अगर क्यू एक इंटीजर है, या मैं एक सिंपल सी बात करूं, एन की फॉर्म में हम इसको बहुत जगह देखते भी, अगर एन मेरा एक इंटीजर है, एन मेरा क्या है? एक इंटीजर है, एन इज माई इंटीजर, एन इंटीजर है, तो वो कहता है कि इवन और ओड नंबर की फॉर्म क्या होती है। देखो कहता है कि टू एन जो होता है वो तो तुम्हारा क्या होता है? इवन नंबर होता है। 2n के अंदर n को कुछ भी इंटीजर रखो, हमेशा इवन नंबर निकल के आएगा। और जो ओड नंबर होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है 2n+1, या 2n-1 भी हो सकती है। दोनों ही सिचुएशंस में, इंटीजर के केस में तो ये ओड नंबर बन जाएगा, या तो 2n-1 या 2n+1। ये अपनी स्टैंडर्ड ही बात है, तुम कोई भी इंटीजर रख के देख लो इसके अंदर, हमेशा तुम्हारा ओड ही बनेगा। 50, 60, 62 भी नवनीत का डाउट है। ठीक है, नवरीत, तुम लड़के हो कि लड़की हो? 56, 60, 62। फिर इसके बाद था 49, ये है ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इज। इसका तो रेशनलाइजेशन करना है हमें। ठीक है, नवरीत भी 3√3 - 2√2, तो यहाँ पे 3√3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई, 3√3 प्लस 2√2 से डिवाइड। ठीक है, तो करो, तो 7 3√3 प्लस 2√2, नीचे क्या कर देंगे? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस में 2√2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 इंटू में 3√3 प्लस 2√2। इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? 9 तिया 27, 4 दूनी 8, है ना? तो ये अपना कितना बन गया? 27 में से 8 गए तो 19, तो 7/19 3√3 प्लस 2√2। तो रेशनलाइजेशन करने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या बना? डिनोमिनेटर 19 बन गया। इसका रेशनलाइजेशन हो गया तो ये क्या बन गया मेरा? 19 बन गया। ठीक है, 56, 60, 62, 56 कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, तो नवरीत ये वाला क्वेश्चन तो शायद मैंने कल किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। 0.6 का बार, ये फ्रैक्शन तो आई थी मेरी 2/3। ठीक है, एक बार हम जल्दी से 0.8 का जो बार है इसको भी x मान लेते हैं, जल्दी से इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 के ऊपर बार है तो मैं 10 से गुना कराऊंगा, ये 8.8888 ये बन जाएगी। जब मैं दोनों को घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा अपना कितना? 8, यानी कि x की वैल्यू 8/9 आ गई। तो जो दूसरे नंबर वाला फ्रैक्शन है वो मेरा है 8/9। तीसरे वाले फ्रैक्शन को देखो, तीसरे वाले फ्रैक्शन को हम कैसे करेंगे? x को मैं एज्यूम कर लूंगा 0.92, 92, 92 ऐसे चलता जाएगा। तो मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा 92.92, 92। ये दोनों को जब घटाएंगे तो 99x, ये हो जाएगा 92। तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 92/99। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो तुम्हारा फ्रैक्शन है, ये हो जाएगा 92/99। ठीक है, फिर उसके बाद 0.3 का बार। सर मेरा चैट पढ़िएगा तो पता चलेगा कितनी देर बाद मेरा
आंसर। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है लालटू? बाकी तो किसी के साथ भी नहीं हो रहा। एक बार अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लो लालटू। कई बार ये भी होता है कि हम फोन में हमारा काफी सारा स्पेस भरा हुआ होता है, उससे भी कुछ इशू आ सकता है। बाकी तो किसी के साथ नहीं आ रहा है ऐसा इशू। 0.3333 और एक बार नेट इंटरनेट को चेक करो, इंटरनेट ठीक है क्या? ये मतलब ऐसा इशू नहीं है कि हर बच्चे के साथ है। तो जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3/9 यानी कि 1/3। ये आ गया, ठीक है। तो सारे फ्रैक्शंस मैंने इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लिए। अब क्या कर लो, इनको सोल्व कर लो एलसीएम लेके। तो इन सारों का एलसीएम देखो कितना बन रहा है, 99 ही बन जाएगा, क्योंकि 99 सबसे भाग हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 33। 3 से जब 99 को डिवाइड कराएंगे तो 33 की 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 66, 99 को 9 से भाग कराऊंगा तो 11, 11 के 8 से गुना कराएंगे तो 88, फिर 99 को 99 से भाग कराऊंगा तो 1, 1 की 92 से गुना कराऊंगा तो 92, 99 को 3 से भाग कराएंगे तो 33, 33 की 1 से गुना कराएंगे तो 33 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने में थोड़ी सी मशक्कत हमें करनी पड़ेगी। इन दोनों को जोड़ो पहले, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 180। 180 में मैं फिर 99 जोड़ दूंगा, 180 में मैं क्या जोड़ दूंगा, 99। तो 9, 9 और 8 17, 279 हो गया ये, 279/99। क्या ये कट हो रहा है? क्या ये साहब हमारे कट हो रहे हैं? 11 से कट हो सकता है ये? कट तो ये किसी से नहीं हो रहा है यार। 9 और 7 16 और 2 18, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है ये ना, 3 से कट हो जाएगा। तो 3 से कट करूंगा तो ये आ जाएगा 33। 9 से हो रहा है ना, सीधा सीधा 9 से काट दो, देखो 9 से काट दो, 9 तिया 21, सॉरी 9 तिया 27 और 9 एकम 9, और 11 को 9 से करेंगे तो 99, सीधा सीधा 9 से कट रहा है ना। तो 31/11 ये आंसर आ जाएगा। लैपटॉप में लॉगिन में ओटीपी डालना पड़ता है हर बार। हाँ वो लॉगिन करना पड़ेगा नागेश तुम्हें, क्या करें यार, अब ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है, थोड़ी सी एडजस्ट कर लो भाई। फिर उसके बाद कौन सा बताया नवरीत ने? 56 के बाद था 60, 60। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3/x, 3/x इज 3 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इज इक्वल टू 15 की पावर z, ये तीनों बराबर हैं। तो देखो 3 की पावर x, 5 की पावर y और 15 की पावर -z इक्वल हैं, तीन एक्सपोनेंट्स बराबर हैं। आसान चीज हम क्या कर सकते हैं कि तीनों को 1 बना सकते हैं, 1 1 1 बराबर बना देंगे। और 1 कब होगा? जब इन तीनों को क्या लिख दूं मैं, जब x y और z तीनों को मैं, पर यार जीरो तो मान नहीं सकता, एक्स वाई जेड तीनों को क्या मैं जीरो मान सकता हूँ? जीरो तो मान नहीं सकता, मैं तो जीरो मानने चला था। क्यों नहीं मान सकता? मैं एक ऑप्शन ये था ना कि इसको भी जीरो मान लो, इसको भी जीरो मान लो और इसको भी जीरो मान लो। अगर तीनों को जीरो मान लोगे तो भी तो 1 1 1 आएगा, पर उसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या ये है कि यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते, फिर 1/0 1/0, तो ये तो नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन हो गया। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, नॉट डिफाइंड एक्सप्रेशन हो गया, यानी कि जीरो रखना सही ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे ऊपर होता ना, सिर्फ ये कहता कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, फिर मैं जीरो रख सकता था, फिर दिक्कत नहीं होती। फिर मैं क्या रख सकता था, जीरो रख सकता था, फिर मेरे को कोई भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से इस बात को, जहां तक मेरे को महसूस हो रही है। तो अब इन तीनों को बराबर बनाने के लिए, इन तीनों को बराबर बनाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए बताओ? जिसने किया है वो जवाब दो। इन तीनों को इक्वल करने के लिए मैं 1 1 1 तो बनाऊंगा नहीं, 1 बनाना तो ऑप्शन है नहीं, इनको इक्वल बनाना तो ऑप्शन है नहीं। तो अब हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम इनको या तो क्या करें, या तो इन एक्स वाई और जेड को आगे ले आऊं। एक्स वाई जेड को आगे लाने के लिए मेरे को log का यूज करना पड़ेगा, अभी log हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन क्या है कि इनको, इसको इसके बराबर रखूं, इसको इसके बराबर रखूं और फिर इक्वेशंस बना के मैं सोल्व करूं। ये दो ही ऑप्शन है, ये दो ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो अगर लोग को थोड़ी सी तुम्हारी लोग अगर तुम्हारे थोड़ा सा याद है, अच्छा मैं लोग से एक बात और तुम्हें याद करा दूं। मैं एक काम कर रहा हूं, क्योंकि वो चीज हमारे लिए थोड़ी जरूरी रहेगी, क्योंकि बीच बीच में हमें उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कल जो है तुम्हारे कोर्स के अंदर, ध्यान से सुनना इस बात को एक बार, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार ध्यान से सुनना इस बात को। कल मैं तुम्हारे कोर्स के अंदर सेट, रिलेशन
सेट रिलेशन फंक्शन, ठीक है, लिमिट, फिर उसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। हालांकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है सब कुछ, इनमें से कुछ कुछ चीजें मेंशन्ड है। और डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे 11वीं और 12वीं के टॉपिक्स हैं, जिसको हम कैलकुलस से जानते हैं। ये सारा यूं समझ लो कैलकुलस में ही आ जाता है, ये सारा का सारा हमारा किस में आ जाता है, कैलकुलस में आ जाता है। कल जो है मैं ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हारे कोर्स में ऐड करूंगा। डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्टली जो है ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये हमारे सिलेबस में है। मतलब जैसे डिफरेंशिएशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो सिलेबस में मेंशन किया ही हुआ है उसने, तुमने देखा होगा। बट जैसे सेट की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, फंक्शन की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, लिमिट्स की, कॉन्टिन्यूटी की, इन सारी बातों की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। फंक्शन के अंदर बहुत सारे तरीके के जो फंक्शन होते हैं, है ना, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है तुम्हारा, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है तुम्हारा, लॉग फंक्शन क्या होता है, ये सारी की सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका यूज आएगा। जैसे अब यहाँ पे लॉग की जरूरत पड़ गई मेरे को, तो लॉग के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम कहोगे सर 9th 10th के लिए हम 11th 12th पढ़ेंगे, ये तो अजीब सी बात नहीं हो गई। वो अजीब सी बात इसलिए लग रही है तुम्हें, अगर एक 9वीं 10वीं के बच्चे को मैं 11वीं 12वीं की बात पढ़ाऊं, फिर वो अजीब सी बात है। हमें तो सवाल करने हैं, चाहे हम ऊपर का कंसेप्ट लाके नीचे सोल्व कर दें, नीचे का कंसेप्ट लाके ऊपर सोल्व कर दें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कल ये सारी की सारी चीजें जो है तुम्हारे कोर्स में ऐड हो जाएगी। तुम साथ साथ रोज का एक लेक्चर इसमें से करते रहो, ये टाइमली फिनिश हो जाएगा तुम्हारा। बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ एकदम बेसिक से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम्हारे को ये सारी की सारी चीज बहुत हेल्प करेगी, पीजीटी के पेपर में भी हेल्प करेगी। और ये मैं जो डालूंगा, ये मैंने अभी रिसेंटली कोर्स पढ़ाया है यूपी वाला, जो यूपी के बच्चे उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जो बच्चे हमारे सिर्फ टीजीटी से कनेक्टेड हैं उनके लिए मैं ये डाल रहा हूँ, उनको एक बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये कल मैं तुम्हारे में, हाँ एलटी में ये सारे टॉपिक कर चुके तो कोई इशू नहीं है, वो वहीं से ही उठा के मैं डालूंगा, मैं पढ़ाए हुए कोर्स में से डालूंगा, ताकि तुम्हारे को इन सब चीजों की अच्छी नॉलेज मिल जाए। तो कल ये ऐड हो जाएंगे, इनको पढ़ लेना शांति से बैठ के, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये तुम्हारे, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे आते हैं, इस पे वापस आते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ये तुम देख लेना। चलो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये तीनों बराबर है, तो मैंने मान लिया कि ये तीनों बराबर के हैं, एम के है, पी के है, किसी के भी बराबर मान मान लो। तो जैसे 3 की पावर एक्स को भी मैंने के बराबर मान लिया। अब मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ, लोग ले सकता हूँ। मैं दोनों तरफ क्या यूज कर सकता हूँ, लोग। तो ये लोग के बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, लोग के। और जो यहां से ये जो पावर होती है, लोग की प्रॉपर्टी होती है लोग एम की पावर एन, तो यहां से जो ये एक्स है ये तुम्हारा आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स log 3 इज इक्वल टू में log के। यानी कि देखो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई log के बाई log 3, ये फाइंड आउट हो गई। फिर उसके बाद 5 की पावर y को भी मैं k के बराबर रख दूंगा। फिर से यहाँ पे मैं log 5 की पावर y इज इक्वल टू के ले लूंगा। ये जो y है ये आगे आ जाएगा यहाँ पे log m की पावर n से, तो y जो है y इंटू में log 5 इज इक्वल टू के बन जाएगा। यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी k बाई log 5, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही मैं 15 की पावर माइनस z को k के इक्वल रख दूंगा, log लेऊंगा log 15 की पावर माइनस z इज इक्वल टू log k। जो माइनस z है वो आगे आ जाएगा माइनस z log 15 इज इक्वल टू log k। यानी कि जो z की वैल्यू है वो माइनस में, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का log k अपॉन में log 15 आ जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई, एक्स वाई जेड की वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यूज उठाओ और यहाँ रख दो। तो जब मैं एक्स की वैल्यू रखूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो उल्टा करना है, उल्टा कर दो तो log 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा log k। फिर y वाले को उल्टा कर दो, यहाँ पे log k आएगा ना, यहाँ पे मैंने log नहीं लगाया, तुमने बताया भी नहीं मुझे। यहाँ पे दोनों तरफ log लेना है तो log आएगा ना, log के log के log के, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा log 5 ओवर log के,
प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा log 15 माइनस में अपॉन में log k, ये बन जाएगा। ठीक है, log k देखो ध्यान से, सारों में से नीचे से कॉमन आ रहा है, log k को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मेरा बन रहा है log 3 प्लस log 5 और माइनस का log 15। log 15 को मैं log 5 इंटू में 3 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, या इसको ऐसे ही रहने दो, चलो इसको ऐसे ही मत रहने दो, इसको मत छेड़ो, इसको log 15 ही रहने दो। अब log की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है तुम्हारा, log mn होता है। तो ये log 3 इंटू में 5 बन जाएगा, माइनस का log 15 हो जाएगा। तो ये भी log 15 बन गया, ये भी log 15 बन गया, log 15 से log 15 कट गया, 0 आ गया, तो 0 आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर उसके बाद है अपना 62, एक क्वेश्चन और बताया हुआ है 62, ये वाला क्वेश्चन देखो। तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ये तो कर लेना जो मैंने अभी पीछे किया था। 0.7 बार की वैल्यू निकाल लेना, 0.47 के बार की वैल्यू निकाल लेना, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, मैंने एकदम ऐसा ही पीछे डिस्कस कर दिया। तो ये डाउट किसका था, नवरीत का था। नवरीत ये क्वेश्चन हो जाएगा या करने की जरूरत है, अब हो जाएगा शायद, ये क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन में इशू नहीं आएगा, अलग अलग फ्रैक्शंस को सोल्व करके फिर एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो। ठीक है, चलो, तो ये हम हमारी जो है ऑब्जेक्टिव शीट इस टॉपिक की डिस्कस हो गई है। अब सब्जेक्टिव शीट को डिस्कस करते हैं, देखते हैं सब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं और तुम्हें लिखना कैसे है, ये इशू हमें मतलब रिजोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम किसी को टीचिंग कर रहे हो, तुम अगर किसी को टीचिंग कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम टीचिंग नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हारी लिखने की आदत पक्का छूट चुकी होगी, लिखने की आदत तुम्हारी पक्का छूट चुकी होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तुम्हारे सामने दिख रहा है कि एक्सप्लेन वाई 3x5x7, ये जो शीट है सब्जेक्टिव वाली, ये शीट भी अपलोड हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, और एक शीट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए सोल्ड भी अपलोड हो जाएगी। तो एक्सप्लेन वाई 3x5x7 प्लस 7 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। अब तुम कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, इसको सोल्व कर लो इस नंबर को और फिर बोल दो कि कंपोजिट है। ठीक है, तो इसको करना कैसे, देखो अब तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके पास 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर मिल जाए, जिसके पास क्या मिल जाए, 1 और खुद के अलावा कोई दूसरा फैक्टर मिल जाए। ठीक है, तो हमें कुल मिला के क्या दिखाना है कि इस नंबर के पास 1 और इसके अलावा कोई और क्या मिल जाए, फैक्टर मिल जाए, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज दी हुई है उससे शुरू करना है तुम्हें, हमेशा सीधा अपने रिजल्ट पे नहीं जाना है ना, सीधा हमारे रिजल्ट पे नहीं जाना। अब तुम्हें देखने में भी, अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, तुम्हें दिख रहा है कि सर ये 7 से भाग हो रहा है, 7 से भाग हो जाएगा तो ये कंपोजिट है, बिल्कुल सबको पता है, बस लिखना है, लिखना सीखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है लिखने में, अपने आप की रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करना है, जितना अच्छा हो सके उतना करना है। तो देखो मैं सबसे पहले क्या कहूंगा, मैंने इस नंबर को एज्यूम कर लिया, मैं कहूंगा से, यहाँ पे अच्छा सा सॉल्यूशन लिखो, एक सुंदर सा सॉल्यूशन बनाओ और लिखो। ठीक है, मैंने कह दिया कि से, जैसे लेट को अवॉइड करो, लेट जो है बहुत घिसा पिटा हो गया, तो से कुछ भी मानना है तो से एक्स, मैंने इस नंबर को एक्स एज्यूम कर लिया, 3x5x7 प्लस 7। ये एक छोटा सा पहला सवाल है जिसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है तुम्हें। मैंने इस नंबर को एज्यूम कर लिया 3x5x7 प्लस 7। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज का सिंबल कब यूज करना है तुम्हें, कभी भी ये गलतियां नहीं करनी है कि जब इक्वल चल रहा है तो यहां पे भी इक्वल लगा दो। कई बार हम जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये कभी नहीं करना है। ठीक है, तो जब भी पिछले वाले स्टेप से कुछ अगले वाला स्टेप तुम्हें लिखना है, पिछले वाले स्टेप से जब, हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर से लिखा है तो यहाँ पे माना लिख दो भाई, माना एक्स बराबर ये है, इतना ही तो है बस। ठीक है, हाँ एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, बिल्कुल एग्जामिनर को लगना चाहिए कि किसी टीचर ने पेपर लिखा है, समझ रहे हो, मतलब उनको टीचर बनाना है, उनको बच्चे नहीं चाहिए, उनको टीचर्स चाहिए। तो तुम्हें बच्चे बन के नहीं लिखना है, तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए कि जो बच्चे गलती करते हैं वो हमें पता है वो गलती हम नहीं कर रहे हैं। ये बात का ध्यान रखना है जब भी एग्जामिनर सब्जेक्टिव के अंदर जो है
पेपर चेक करेगा और उसको बच्चों वाली ही गलती मिल गई तो कहेगा ये तो मैं 9वीं 10वीं का ही पेपर चेक कर रहा हूँ, ऐसा ही लगेगा। सवाल तुम्हारे ऐसे ही आएंगे, सवाल तुम्हारे कोई ऐसा नहीं है कि वो हाई फाई IIT जेई के उठा के देगा, वो ही तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या हार्डली RD शर्मा में से कोई क्वेश्चन उठा लेगा, कोई RS अग्रवाल में से उठा लेगा, जो भी अच्छी अच्छी प्राइवेट बुक्स हैं वहां से उठा सकता है वो। समझ रहे हो, इससे ज्यादा नहीं है। बस रिप्रेजेंटेशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए, सवाल तुम्हें आता भी होगा, दिख भी रहा होगा, बस लिखना है। और राइटिंग जितनी सुंदर बिल्कुल हो सके प्रिया, मोती छाप के आने, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, मोती छापने। तो अपनी राइटिंग पे काम करो, खुला खुला स्पेशियस लिखना है, खचड़ पचड़ नहीं करनी है। मान लो मेरा ये स्टेप गलत ही हो गया, ये स्टेप मेरा गलत हो गया, ये स्टेप मेरा गलत हो गया, अब मेरे को इसको करना है, ठीक है, तो इसको बस ऐसे काटूंगा मैं, इससे आगे नहीं। सर ये सोच के लिखना है कि कोई बिल्कुल जीरो लेवल वाला बंदा देखेगा हमारा आंसर एक्सप्लेनेशन, इतना नहीं सोचना है गुंजन। अगर ऐसा सोचोगे ना कि जीरो लेवल वाला, तो तुम बहुत सारी चीजें फालतू लिखने की सोचोगे कि ये ऐसे हो गया वो वैसे, इतना भी मत सोचो डेप्थ में जाके कि जीरो वाले इंसान को लिखना है। ये भी कोई बहुत अच्छी अप्रोच नहीं होती, क्योंकि वो हमें पुश करती है अननेसेसरी की चीजें लिखने की। हमें एक जेन्युइन आंसर लिखना है, ना जिसके अंदर फालतू की बसड़ है, ना जिसके अंदर कम बसड़ है, एग्जैक्ट उतनी ही है जितनी चाहिए, ठीक है। एक और बात, मैथमेटिक्स के अंदर सब्जेक्टिव लिखने का एक बहुत बहुत ज्यादा प्लस बेनिफिट है। जिन सब्जेक्ट्स जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इनके अंदर सब्जेक्टिव एक नाइटमेयर है, एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि उसके अंदर आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया लिख दो, वहां पे हमें नहीं पता कि अगला एग्जामिनर कौन बैठा है। एक ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है, अगर मेरे को नहीं पसंद आया तो मैं काट दूंगा, और किसी ने बहुत घटिया लिखा है, हो सकता है मेरा भी लेवल वही घटिया वाला ही है, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लग जाएगा। तो वहां पे सब्जेक्टिव के अंदर वेरिएशन आना बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरी बात, जैसे मनीष पूछ रहा है, लैंग्वेज ज्यादा मैटर नहीं करेगा। लैंग्वेज जो है मैथमेटिक्स की, यही तो समझाना चाह रहा हूं, मैथमेटिक्स के अंदर ये लिबर्टी है, तुम्हारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा गंदी नहीं होगी। तुम्हें एक आधी बात लिखनी है, देयर फोर दिस इज दिस, उसमें लैंग्वेज इतनी गलत होगी ही नहीं। हम इतने सवाल यहाँ पे कर चुके होंगे, लैंग्वेज का बहुत भयंकर इशू नहीं आएगा, टेंस का बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा, सेंटेंस फ्रेमिंग का बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा, क्योंकि इतनी इंग्लिश हमें लिखनी ही नहीं है, थोड़ी मोड़ी बातें लिखनी है, वो काम चला देंगी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा प्लस बेनिफिट है सब्जेक्टिव लिखने का, बहुत ज्यादा तुम्हारे नंबर वेरी नहीं करेंगे एक दूसरे से। ऐसा ड्रास्टिक नहीं मिलेगा कि तुम पेपर करके आ रहे हो 100 नंबर का सब्जेक्टिव और तुम्हारे नंबर 40 दिख रहे हैं तुम्हें, ऐसा नहीं होगा। हाँ 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 15 तक भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं कि हमने तो एकदम एल्बर्ट आइंस्टीन वाला आंसर लिखा है, बट वो काम नहीं करता, कई बार हो जाता है ऐसा। बट ऐसा नहीं होगा कि लिख के कुछ है और नंबर कुछ आ गए, ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें, ये एक अच्छी बात है मैथमेटिक्स की। तो हमें ज्यादा कचरा भी नहीं डालना है कि लगी जाए कि भाई ये तो मेरे सामने होता तो मेरे पैर ही पकड़ लेता ऐसा आंसर भी नहीं लिखना है, एकदम टू द पॉइंट, ना फालतू की बकवास, कोई भी चीज ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे राशि ने पूछा, सर इसमें कंपोजिट नंबर को डिफाइन करना जरूरी है क्या? अब कंपोजिट नंबर को डिफाइन करना जरूरी कैसे है ये समझो राशि। हम कंपोजिट नंबर को इनडायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी एक चीज समझाता हूं, मान लो यहां तो कंपोजिट नंबर है, तुम्हें पेपर को समझना है पूरे पेपर के हिसाब से समझो। अब जैसे मान लो यहां तो मैंने कंपोजिट नंबर को बाई चांस मान लो डिफाइन कर दिया, शुरू में एक अच्छी अप्रोच ये हो सकती है जैसे राशि ने कही कि सर मैं कंपोजिट नंबर को डिफाइन कर देती हूँ, कंपोजिट नंबर इज ए नंबर विच हैज ए फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ये लिख दिया, चलो कोई नहीं। अब सोचो अगर आगे भी ऐसे सवाल आ गए जिसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 चीजें हैं, अब पिछले सवाल में तो तुमने वो एक्सप्लेन किया है कंपोजिट नंबर को, और यहां पे तुमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया उन चारों पांचों चीजों को, तो एग्जामिनर को लगेगा भाई पीछे तो करा था यहाँ पे छोड़ दिया, तो तुम अपने पेपर में कमी खुद ही बना ले रहे हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो तुम अपनी चीजों को लेके चलो, तुम अपनी चीजों को शुरुआत से लेके चलो, और जब लास्ट में जब मैं रिजल्ट अपना लिखूंगा ना, तो उसमें कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में अपने आप ही इंक्लूड कर दूंगा, ताकि जो मेरी रीजनिंग है ना उसी में ही पता लग जाए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है राशि। ना कि क्योंकि तुम अगर यहाँ पे कंपोजिट नंबर को डिफाइन भी कर दोगे फिर नीचे लिखोगे, तो तुम्हारे लिए एक डबल बर्डन भी होगा और चीजें रिपीट भी होंगी। रिपीटिशन को भी अवॉइड करना है, एक ही चीज बार बार सवाल में ना आए, ठीक है, ठीक है। तो देखो जैसे मैं एक सॉल्यूशन लिखता हूं, मैंने इसको मान लिया लेट्स से, और देखो मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं हार्ड एंड फास्ट तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि ये ही सॉल्यूशन लिखना है तुम्हें,
मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें एकदम यही सॉल्यूशन लिख के आना है कि जो मैंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। अगर तुम्हारे में स्किल्स है लिखने की अच्छी, तो तुम इसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन भी करोगे, कुछ ना कुछ छाट पीट भी करोगे, तो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। बट ओवर एक्सप्रेसिबल भी नहीं होना है, और यूं भी ना लगे कि इसने कुछ कमी छोड़ दी। बस हमें बैलेंस्ड चीजें करनी है, जितना बैलेंस हो सके उतना बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो जैसे मैंने लिखा से एक्स इज इक्वल टू दिस, है ना। अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, मेरे को इसके अंदर से दिख रहा है कि 7 कॉमन आ गया। 7 कॉमन लेने से यहाँ पे मेरा बन जाएगा 3 इंटू में 5 और प्लस का 7, ये बन जाएगा। दिस इंप्लाइज, ये चीज इसको इंप्लाई कर रही है, एक्स इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड, ये अपना कितना बन गया, 5 3 15, 15 और 7 22, है ना। सॉरी यहाँ पे 1 बनेगा ना, 7 तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, 5 3 15 और 1 16, ये आ गया, है ना। तो मैंने क्या देख लिया कि जो मेरा x है वो मेरा क्या हो गया, 7 गुना 16 हो गया। अब मैं यहां से क्या लिखूंगा, मैं यहां से क्या लिखूंगा कि जो मेरा x है, जो मेरा x है, या तो दो देखो, अब इसको यहां से लिखने के दो तरीके हैं। या तो मैं लिखूं x इज डिविजिबल बाय, दिस इंप्लाइज x इज डिविजिबल बाय 7 and 16, या तो मैं ऐसे लिख दूं, इसी बात को लिखा जा सकता है, क्योंकि x अगर 7 गुना 16 है तो x जो है वो मेरा 7 से भी भाग हो जाएगा और 16 से भी भाग हो जाएगा। या मैं इसी बात को कैसे भी लिख सकता था कि 7 डिवाइड्स x, ये ज्यादा और प्रोफेशनल लगेगी। एंड मैं यहाँ पे और दूसरी चीज क्या कह सकता हूँ कि 16 डिवाइड्स x, ये जो सिंबल होता है ये डिवाइड्स का है। ये जो पूरी की पूरी बात है ये मैंने सिर्फ इतनी बात में लिख दी, ये और ज्यादा, अब तुम कहोगे कि ये छोटा लग रहा है, बट ये ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, ये वाली चीज ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, ये सिंपल लैंग्वेज हो गई। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखोगे तो काम भी कम होगा और जल्दी भी हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज x has factors, this implies x has factors other than, this implies x has factors other than 7, other than 1 and itself। हमने क्या दिखा दिया कि x के पास कुछ और फैक्टर्स हैं 1 और उसके अलावा, यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूं तो x के पास फैक्टर्स को क्या कहते हो, गुणनखंड जो भी कहते हैं। तो x के पास हम एक और उसके अलावा और भी गुणनखंड देखे जाते हैं। तो इस वजह से जो x है, दिस इंप्लाइज x इज ए कंपोजिट नंबर, x इज ए कंपोजिट नंबर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन थी, जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन थी वो यहां पे आ गई, अपने आप ही आ गई। और अगर तुम्हें लग रहा है सुटेबल तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कंपोजिट नंबर को ऊपर डिफाइन भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, उसमें भी ये भी हो सकता है। इसका सॉल्यूशन बस इतना ही लिखा जाएगा, बस हो गया। अब इसके अंदर कुछ बहुत भयंकर वेरिएशन नहीं होगी, ठीक है। किसी ने मान लो थोड़ा बहुत कुछ किया, तो किसी को 4 नंबर का आया तो 3.5 दे दिए, किसी को 3 दे दिए, किसी को 4 पूरे भी दे दिए, इस तरीके की मार्किंग इसके अंदर हो जाएगी बस, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। तो इस तरीके से चीजों को हम डील करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि कैन द नंबर 15 रेज़ टू द पावर n, n बीइंग ए रेशनल नंबर, n हमें क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर दिया हुआ है, एंड विद द डिजिट 0 गिव रीजंस। कह रहा है कि 15 की पावर जो n है, ठीक है, n बीइंग ए रेशनल नंबर एंड विद डिजिट 0, क्या ये 0 पे एंड होगा, इसका कारण बताओ। अब सबसे पहले देखो, अब यहां पे हमें पूरा थ्योरेटिकल टाइप का सा दिख रहा है, पूरा थ्योरेटिकल टाइप का सा दिख रहा है ना। तो थ्योरेटिकल टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे हम अपना बेस बना सकते हैं पहले शुरू में। यहाँ पे तो क्वेश्चन करने वाला था तो कर दिया, खत्म, ज्यादा बसड़ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल जैसी स्टेटमेंट लग रही है, रीजंस पूछे उसने, तो हम रीजन जब भी रीजनिंग देनी होती है तो अपना बेस खुद ही तैयार कर सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है बेस तैयार करने में, यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो सकता है। अब तुम्हें यह समझना है कि डिजिट 0 कब आएगी, तुम्हें यह समझना है कि डिजिट 0 कब आएगी। डिजिट 0 तब आती है जब एक नंबर के अंदर 10 गुना हो रहा हो, 10 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 10 की कोई पावर की मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी। 10 की पावर यानी कि 10 की पावर n है या कुछ भी है, यानी कि मैं ये कहूं
2 इंटू में 5 की कोई ना कोई पावर्स होंगी, यानी कि उसके अंदर 2 और 5 की सेम या डिफरेंट पावर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। 2 और 5 की जो पावर्स है उनका क्या होगा, आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, तभी होगा। यानी कि मेरे को ऐसा देखना है कि इसके अंदर 2 और 5 की पावर्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो मैं कह दूंगा कि ये मेरा 0 को कंटेन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा शुरू में, मैं लिख दूंगा ए नंबर। अब इसने देखो नंबर की बात करिए, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। देखो इसने यहाँ पे एक नंबर की बात करी तो मैंने नंबर यूज करा। अगर वो यहाँ पे ये कहता है रियल नंबर, तो मैं रियल नंबर यूज कर देता। उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ए नंबर एंड्स विद 0 इफ इट हैज द फैक्टर्स 2 रेज टू द पावर। अब देखो n यहां यूज किया हुआ है तो मैं n को अवॉइड करूंगा। 2 रेज टू द पावर a एंड 5 रेज टू द पावर b, वेयर। अब देखो अगर 2 रेज टू द पावर a और 5 रेज टू द पावर b आ गया, तो यहाँ पे a और b तुम नए नंबर से इंट्रोड्यूस कर रहे हो। यहाँ पे तुमने a और b नई चीजें इंट्रोड्यूस करी, तो वहीं की वहीं a और b को एक्सप्लेन भी कर दो कि a और b तुमने क्या माने हैं। अब प्राइम की जो पावर्स होती है वो क्या मान के चलते हो तुम, प्राइम्स की पावर जो है वो नेचुरल नंबर मान के चलते हैं। जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसके अंदर जो पावर्स आती है वो नेचुरल नंबर आती है। तो मैं वहां पे क्या लिख दूंगा, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। ए और बी मेरे क्या है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स है। पहले मैंने ये बता दिया कि जब जीरो जीरो से एंड कब करेगा मेरा नंबर, जीरो से एंड मेरा नंबर कब करेगा, जब उसके अंदर 2 की और 5 की पावर्स दिखेंगी। ये मैंने रीजनिंग बता दी पहले। अब मैं क्या कहूंगा कि नाउ से जो हमारा गिवन नंबर है वो मैंने मान लिया x इक्वल टू, पहले ही लगा दिया। नाउ से x इज इक्वल टू 15 रेज टू द पावर n। ठीक है, n मुझे क्या दिया हुआ है, n इज ए रैशनल नंबर, n मेरा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये मैंने लिख ली। उसके बाद तो दिस इंप्लाइज, अब यहां से अपनी कहानी चला दो, x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 रेज टू द पावर n, ये लिख दूंगा, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर n। अब यहां से मेरे को दिख गया जो डेफिनेशन मैंने लिखी, उसने क्या कहा था कि 2 की पावर्स भी दिख जाए और 5 की पावर्स भी दिख जाए। दोनों सेम दिखनी जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है दोनों सेम दिखनी, दोनों सेम दिखनी जरूरी नहीं है कि 2 की पावर a और 5 की पावर भी a ही हो, अलग भी हो सकती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने देखा यहाँ पे 2 की पावर a नहीं है, मैं क्या कहूंगा, विच शोज दैट द फैक्टराइजेशन does not contain the factorization does not contain 2 raised to the power a। जो फैक्टराइजेशन है उसके अंदर 2 रेज टू द पावर a नहीं है। ठीक है, हेंस द, उसने क्या पूछा था, कैन द नंबर एंड विद द डिजिट 0, हम लिख देंगे हेंस द नंबर कैन नॉट एंड विद 0। बोलो ना कोई फालतू का कचरा ना कुछ और, सारी चीजें आ गई, सिंपल स्वीट आ गया, दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज सारे आ गए, कुछ फालतू का कचरा नहीं लिखा, सारी चीजें आ गई। कोई इशू, बोलो, बस ऐसे लिखना है। ठीक है, और देखते हैं। और देखो, ठीक है प्रिया, और देखो, फाइंड द, क्या कर रहा है देखो अगला सवाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको, ठीक है प्रिया,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय, ये तो अलग सवाल दे दिया यार, ये दो सवाल हैं इसके अंदर, ये टाइप इसने एक के अंदर ही दो क्वेश्चन टाइप कर दिए, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, कोई नहीं हम दोनों डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही डिस्कस करने हैं मेरे को। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। पहले ये देखते हैं वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसके अंदर अगर मैं 17 जोड़ दूं, जिसके अंदर मैं 17 जोड़ दूं तो 520 और 468 दोनों से भाग हो जाना चाहिए। पहले तो अब ये सवाल तुम्हें करने का तरीका पता होना चाहिए कि सवाल है क्या, लिखने की बात बाद की है। सोच लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है तो कुछ कुछ कचरा मार के आओ, वो कचरा तुम्हारे को सारा पता है, एलसीएम से रिलेटेड, एचसीएफ से रिलेटेड कुछ भी है सारा भरा हो, फिर तो उसमें कुछ भी राम कहानी गाया हो टॉपिक से रिलेटेड वो गानी है। बट अगर तुम्हें पता है कि होगा कैसे तो फिर पहले उसको फिगर आउट कर लो। देखो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात जब भी करता है तो हमारे को एलसीएम देखना होता है, क्योंकि एलसीएम ही तो लीस्ट होता है, लीस्ट में लीस्ट कॉमन मल्टीपल वही होता है ना। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि कॉमन नंबर बताना है जो 520 और 468 दोनों से भाग हो जाए, बट उसके अंदर एक ट्विस्ट है कि उस 17 उसके अंदर इंक्रीज होना चाहिए, है ना। तो यानी कि देखना तो यही चाह रहा है ना कि एक ऐसा नंबर जो दोनों से भाग हो जाए, और वो कौन होता है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो ये चीज तो मेरे को समझ में आ रही है कि सबसे पहले मैं क्या करूं, इन दोनों का एलसीएम तो निकालूं, इन दोनों का एलसीएम निकालूं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल आसान से समझू मैं, 5 और 7 है, 5 और 7 है, मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा नंबर बताओ जो जिसके अंदर अगर मैं 5 बढ़ा दूं या 6 बढ़ा दूं, एक ऐसा नंबर x बताओ जिसके अंदर अगर मैं 6 जोड़ दूं तो वो इन दोनों से भाग हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 35 आएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 35 आएगा। अब ये तो सीधी बात है, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से भाग होगा वो 35 होगा। बट उसने क्या कहा है, ऐसा नंबर बताना है जिसमें मैं 6 जोड़ूं फिर ये ऐसा दिखे। तो वो जोड़ने की बजाय मैं उल्टा कर दूंगा, मैं 35 में से 6 घटा दूंगा, तो क्या 29 एक ऐसा नंबर नहीं हो जाएगा। उसने इंक्रीज करने को कहा है, मैं पीछे से आया हूं तो 35 निकाला, 6 घटा दिया, बोलो है ना। तो 29 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर हो गया जिसके अंदर अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो वो 5 से और 7 से दोनों से भाग हो जाएगा। यही काम करना है बस तुम्हें। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि से ए को मैंने मान लिया 520, 520 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो यहीं पे, इसको 52 गुना 10 लिख सकता हूं। अच्छा अभी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करो, कोई इशू नहीं है, कहीं तुम रफ में करके लाओ और सीधी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ उठा के रख दो। इससे दो बातें हैं, एक तो ऐसा लगेगा कि भाई ये कहां से आया, हालांकि तुम चीटिंग नहीं कर सकते बट फिर भी एग्जामिनर के दिमाग में आएगा कि कहां से आया। दूसरा तुम्हारा सॉल्यूशन अननेसेसरी का छोटा भी होगा, तो तुम यहीं पे ही करो सारा काम। जैसे सारा भी यूं भी नहीं कि रफ ही कर दिया। अब जैसे मैंने 52 को स्प्लिट कर लिया 520 को, अब मैं 52 को स्प्लिट कर लूंगा, है ना। तो जैसे इसको 13 गुना 4 लिख लिया, इसको मैंने 2 गुना 5 लिख लिया। अब ये 13, 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 गुना 5, यानी कि ये मुझे दिख रहा है कि 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1 गुना 13 की पावर 1। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो ताकि तुम्हें क्या हो जाए, थोड़ा सा तुम इसको ऐसे लिख लो ताकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स लिखे मिले। अब लग भी रहा है कि हाँ मैंने सोल्व किया है भाई, है ना, और ये हो भी रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, बी को मान लूंगा एंड बी मैंने क्या मान लिया, 468। 468 में हम सबसे बड़ा फैक्टर जो भी तुम्हें सूझ रहा है वो निकाल लो, इसके अंदर से 4 निकाल लो। जब मैं इसके अंदर से 4 निकालूंगा तो 4 एकम 4 और 17 चौका 68 होता है, तो 117 आ गया। ठीक है, ये इसको तो 2 की पावर 2 लिख दो, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 13 9 9 मल्टीप्लाइड बाई 13, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाई 13, ये कर लिया 13 की पावर 1। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, नाउ
LCM ऑफ AB का एलसीएम निकालेंगे। AB का एलसीएम कैसे निकलेगा? हम क्या करते हैं, इनकी एलसीएम लेने के लिए छोटी वाली पावर्स लेते हैं कि बड़ी वाली पावर्स लेते हैं? एलसीएम लेने के लिए हम एक तो बड़ी वाली पावर्स लेते हैं, और अगर दोनों में कोई ऐसा फैक्टर है जो नहीं है तो वो ऐसे का ऐसे आएगा। तो इन दोनों के अंदर 2 की जो बड़ी वाली पावर है वो कौन सी है? 2 की पावर 3 है। पावर 1 लिखना जरूरी नहीं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बाकी ये रिप्रेजेंट करता है कि तेरा एक बार आया है ना। 2 की पावर 3 बड़ी वाली लेंगे। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो मैं 5 को भी लूंगा, 5 की पावर 1 को भी लूंगा। फिर उसके बाद 13 की पावर दोनों में एक एक है तो 13 आ जाएगी। फिर नीचे देखो 2 की पावर आ गई, 3 की पावर 2 और आ जाएगी। इस तरीके से आगे इन सब का मल्टीप्लीकेशन करा लो, क्या आएगा? इन सब का मल्टीप्लीकेशन देखना क्या आया, जल्दी से एक बार मेरे को करके बता दो, थोड़ा समय बच जाएगा। 8 गुना 5 गुना 13 गुना 9, तो ये हो गया 40। 40 को 9 से कराया 360, 360 को 13 से करा लो, 13 को 6 से कराया तो 78, 7 13 3 39 और 7 46, 1680 आ रहा है ना, सॉरी 1680 बोल रहा हूँ, 4680 आ रहा है। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि नाउ 4680 is the smallest number divisible by 520 and 468। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, थ्योरी मारनी पड़ेगी। इफ, थोड़ा आगे लिख रहा हूं मैं, इफ we subtract 17 from it, we will get the number which, हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा, we will get the number which when increased by 17, जिसको हम किससे इंक्रीज कर दे, which when increased by 17 will be divisible by 520 and 468 and it will be least, और वो क्या होगा, लीस्ट होगा, it will be least, hence the required number, तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, hence the required number। अब ये गलतियां नहीं करनी, देखो इन चीजों को अवॉइड करना है। जैसे मेरा मन ये किया कि मैं रिक्वायर्ड नंबर ऐसे लिख दूं, ये थोड़ा सा गड़बड़, अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। पूरा लिखो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, जब तक तुम्हारे को टाइम की बहुत भयंकर समस्या ना हो रही हो। तो हम क्या करेंगे, 4680 माइनस का 17, 17 ही घटाना था ना। तो ये कितना बन जाएगा, 4663, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। सर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन इजी रादर देन, हाँ बिल्कुल, इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है। हिंदी में तो टेक्निकल वर्ड्स हम भूल चुके हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी नहीं ध्यान रहता। हिंदी वाले जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, हम तो पो ये वो ऐसी हिंदी लिख देंगे, वो एकदम अनप्रोफेशनल लगेगी। और सामने अगर कोई प्रोफेशनल हिंदी वाला बैठा हुआ ना, वो उड़ा देगा, तोते में कहेगा इसको लिखना ही नहीं आता। इंग्लिश का क्या अनप्रोफेशनल क्या प्रोफेशनल, इंग्लिश तो वो चेक करने वाले के भी एकदम विलियम शेक्सपियर तो वो भी नहीं मिलेगा, वहां पे स्कोप अच्छे हैं, समझ रहे हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, कर सकते हो इसको, बताओ। दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम ऐसा ही है, तुम होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, इसको होमवर्क में ट्राई करने की कोशिश करना और बताना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन ए मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक के अंदर पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 पर्सन जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। देयर स्टेप्स मेजर्स
80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाँ बिल्कुल मिलेगी प्रिया, उसी में ही मिलेगा सारा सिस्टम, OMR भी और शीट भी उसी में ही मिलेगी। कह रहा है कि 3 इंसान चले, एक का जो स्टेप है वो 80, एक इंसान ये है मान लो, उसका जो स्टेप है वो 80 सेंटीमीटर का है, दूसरे का जो है 85 का, तीसरे का 90। What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? कह रहा है कि उन तीनों को सबसे कम कितना चलना चाहिए, लीस्ट कितना ट्रेवल करें कि उनके जो है वो स्टेप्स कंप्लीट हो जाए। तो ये सीधा सा देखो, जब भी ये वर्ड दिख जाए ना तुम्हें लीस्ट वाला, इसके अंदर मिनिमम लीस्ट, तो वहां पे हमें एलसीएम की ही बात कर रहा है ना। तो निकालना तो एलसीएम ही है, बट वो इस क्वेश्चन की सेंस में तुम्हें एक्सप्लेन करके निकालना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर द लीस्ट डिस्टेंस which each person should walk would be या will be the LCM of their step distances या step measures। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे तुम ये एक्सप्लेन करने के बाद और यहां पे थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो, तो सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ये वाली बात यहां पे जोड़ भी सकते थे, लेस डिस्टेंस विच ईच पर्सन शुड कवर या वॉक सो दैट, ये वाली लाइन आगे जोड़ सकते थे, ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, वो भी जोड़ सकते थे, है ना। वुड बी द एलसीएम ऑफ देयर स्टेप मेजर्स। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या कह दूंगा कि वही काम से ए मैंने मान लिया कितना 80, 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5। बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी है मेरा 85, तो ये मेरा 17 और 5, और सी मेरा क्या है 90, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 5, ये। ठीक है, नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा वो अपना कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी सी का एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 की जो सबसे बड़ी पावर है वो ले लेंगे, तो 2 की पावर 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 5 तीनों के अंदर आ रहा है तो 5 आ जाएगा। फिर दूसरे में आएंगे तो 17 आएगा, तीनों में ही नहीं, एक में है तो तीनों में लेना पड़ेगा। फिर 17 के बाद 2 आ गया, 3 की पावर 2 भी लेनी पड़ेगी। अब इसको गुणा करा लेना, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही। अब जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये वाले हैं, शो दैट 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर शो दैट ये इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर जो है वो 3 तरीके के पूछ सकता है। देखो एक इरेशनल नंबर तो इस तरीके का शो करा सकता है तुमसे, मान लो रूट 2 को इरेशनल शो करा दिया, फिर एक नंबर शो करा दिया रूट 2 के अंदर कोई रेशनल पार्ट जोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक इरेशनल में कोई दूसरा इरेशनल लिख दिया। यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझो, देखो मैं एक बार जल्दी से एक रफली एक चीज करा रहा हूं। मान लो मैंने कह दिया कि से 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर टू co-prime नेचुरल नंबर्स। ए और बी दोनों को प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, मैं एक बार रफ कर रहा हूं फिर दोबारा करूंगा इसको। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 3 माइनस ए बाई बी जो है वो अपना रूट 2 आ गया।
यहां से मैंने एलसीएम लिया है तो 3b माइनस का a बाई बी बन गया इज इक्वल टू √2 आ गया। मैं कहूंगा कि सिंस a एंड b आर नेचुरल्स सो 3b माइनस का a बाई a इज रैशनल, है ना। ये रैशनल हो गया, बट √2 इज इरेशनल, which cannot be possible, जो पॉसिबल नहीं है। यानी कि हमने एज्यूम ही गलत किया था। क्या हो गया 3b माइनस a बाई बी, मैंने क्या लिखा, यही तो लिखा है। अच्छा यहाँ पे b, विच कैन नॉट बी पॉसिबल हेंस इट इज ए इरेशनल। अब इसके अंदर गलत क्या है बताओ मुझे। मैंने क्या करा, मैंने इसको शुरू में रैशनल मान लिया। मैंने क्या करा, 3 प्लस √2 को मैंने एक रैशनल नंबर मान लिया शुरू में, ठीक है। मैंने इसको रैशनल माना, हाँ वेरी गुड लालटू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहले ही पकड़ गया। तो मैंने इसको रैशनल मान लिया और लास्ट में मैंने दिखा दिया कि √2 जो है वो इस एक रैशनल नंबर के बराबर आ गया। बट √2 तो इरेशनल होता है, √2 तो इरेशनल होता है, तो इसका मतलब तुमने जो माना था वो गलत है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। अब ये हो गया सवाल, वैसे इसमें गलत है कुछ, बहुत बड़ा फॉल्ट है इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। तुम कोई भी प्राइवेट बुक उठाओगे तो उसके अंदर ये सवाल ऐसे ही किया हुआ मिलेगा, बट इसके अंदर आर.डी. शर्मा में ही से ही लिया ये सवाल, आर.डी. शर्मा में भी इसको ऐसे ही किया हुआ है। बताओ क्या दिक्कत है, लालटू ने तो बता दिया, कोई और बताना चाहेगा। नहीं मनीष, ऐसी कोई गलती नहीं है। देखो दिक्कत ये है कि मैंने लास्ट में ये कह दिया कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये कहां दिया हुआ है तुम्हें, √2 इरेशनल नंबर मैंने यहां पे एज्यूम कर लिया, ये कहां दिया हुआ है। अगर √2 इरेशनल तुम्हें पता है, अगर तुमने इसको यूज कर लिया कि √2 इरेशनल है, फिर तो बात इतना भी करने की क्या जरूरत है। एक इरेशनल नंबर के अंदर अगर मैं एक रैशनल नंबर जोड़ूंगा तो इरेशनल ही आएगा, इतना भी लिख सकते थे, फिर इतना ड्रामा क्यों किया भाई। अगर तुम्हें ये पता है कि √2 रैशनल है और रैशनल में 3 एक रैशनल होता है, मेरे को पता है, तो एक इरेशनल में रैशनल जोड़ूंगा तो इरेशनल ही आता है, तो मेरे को पता ही है, मैं एक ही लाइन में लिख देता इसको। तो √2 इरेशनल है ये तो पता ही नहीं मुझे, यानी कि ये बात मैं यहां यूज नहीं कर सकता था। √2 इरेशनल जो है वो मैंने यहाँ पे गलत यूज कर दिया, ये सॉल्यूशन गलत हो गया, क्योंकि मुझे √2 के बारे में पता ही नहीं। ये गलत इसलिए, और ये सही कब होता, ये सॉल्यूशन सही भी माना जा सकता है, बट ये सॉल्यूशन सही कब माना जाता, अगर वो यहां पे ये बात लिखता कि गिवन दैट, इसी के साथ एक चीज जोड़ता कि गिवन दैट √2 इज इरेशनल। अगर वो ये सवाल लिख देता फिर ये सॉल्यूशन एकदम सही होता, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। उसने √2 के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अब क्या है कि हम नॉर्मल लाइफ में √2 इरेशनल इतना कॉमन हो गया है कि ये प्रूव करा रहा है, फिर भी मेरा मन कहे बैठा है कि √2 तो इरेशनल है ही। मेरा मन ये कह के बैठा है कि √2 तो इरेशनल है ही भाई, उसको क्या प्रूव करूं मैं। तो पहला काम हमें यहां पे ये करना है कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है, फिर ये काम करना है जो किया है, फिर ये सारा का सारा काम आगे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्टली वी विल प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सिर्फ इतना ही सवाल आ जाए कि √2 को इरेशनल प्रूव करो, 10वीं क्लास में बच्चों को रटवाते हैं हम पेपर के अंदर, तो अगर इतना ही सवाल आ जाए तो फिर इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा।
उसके आगे उसने कुछ कराया हुआ है तो फिर हमें करना ही है, ठीक है। तो फर्स्टली हम प्रूव करेंगे रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि से, या पहले यहां पे से नहीं लिखना चाहता तो हम लिख लेंगे कि वी एज्यूम दैट रूट टू इज ए रैशनल नंबर। हम ये मान लेते हैं कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, रूट टू इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अगर तुमने इसको रैशनल मान लिया तो इसका मतलब क्या है कि जो रूट टू है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बाई बी की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे पी बाई क्यू लिख लो या ए बाई बी लिख लो, एक ही बात है। रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नेचुरल्स। यहां पे मैं इंटीजर्स भी लिख सकता था, इंटीजर्स भी लिख सकता था। वैसे तो रैशनल नंबर में पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, बट मुझे दिख रहा है कि रूट टू एक पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ इंटीजर की भी जरूरत नहीं है, नेचुरल से भी काम चल जाएगा, ठीक है। आर को प्राइम नेचुरल नंबर्स। हमने क्या मानना है इनको, ये वर्ड ध्यान देना, को प्राइम मानना है, यानी कि इनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। यहीं से कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, यहीं से क्या आएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से अब मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, ये ए बन जाएगा। और यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरा 2b² है वो a² आ जाएगा। 2b² जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। यानी कि जो a² है, हमने क्या लिख दिया, a² जो है वो 2 और b² की मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं यहां से, क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 2 डिवाइड्स a²। बोलो हाँ या ना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 डिवाइड्स a²? बोलो, ये लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a²। दो जो है वो a² को डिवाइड करेगा। भाई ऐसे लिखते हो ना, 2 गुना 3 = 6। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि दो जो है वो 6 को भाग करेगा, दो जो है वो किसको भाग करेगा, 6 को। तो मैंने यही लिखा है कि दो जो है वो a² को भाग करेगा। अगर 2 a² को भाग करेगा, अगर 2 जो है वो a² को भाग करेगा तो 2 फिर a को भी भाग करेगा। एक नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, अगर दो जो है वो किसी ए, दो जो है वो a को भाग करेगा तो फिर यानी कि मैं a को क्या लिख सकता हूं, a कोई ना कोई 2 का मल्टीपल होगा, वेयर c इज एन, ए या तो एक इंटीजर ले लो या नेचुरल ले लो। यहां पे नेचुरल से काम चल रहा है क्योंकि सब पॉजिटिव से बात कर रहे हैं। तो फिर जो अगर 2 है a को भाग कर देगा तो जो a है वो कुछ ऐसा लिखा गया होगा, इज ए नेचुरल नंबर। बोलो हाँ है ना, ये बात समझ में आई। इस बात को ध्यान रखना, 2 डिवाइड्स a, इसका आगे यूज आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। अब क्या करो, दोनों तरफ एक बार फिर से स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ एक बार क्या करो, फिर से स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये बात लिखनी है, जब भी स्क्वेयरिंग करो ये बात लिखनी है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे भी लिखनी थी, यहां पे भी लिखनी थी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये बात लिखनी है, ठीक है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूंगा मैं तो मेरे को क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे तो दिखेगा a² और वहां पे दिखेगा मेरे को 4c², ये दिखेगा a² इज इक्वल टू 4c², ये बनेगा। अब देखो, इसको भी एक इक्वेशन एज्यूम करना था वैसे तो भाई, एक काम करो, यहां से इक्वेशन एज्यूम करो, एक इक्वेशन ये फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, ऐसे कर लो, ठीक है। a² मेरा कितना है, 2b² है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, a² की जगह 2b², दिस इंप्लाइज। अब देखो यहां पे तुमने 2b² यूज कर दिया, ब्रैकेट में रीजन देना है, बिकॉज फ्रॉम 2 से मुझे क्या पता है कि जो 2b² है वो मेरा a² के बराबर है। ये रीजन जरूर देने, इनका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, इनका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ये रीजन देना है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा,
बी स्क्वायर जो है वो मेरा आ जाएगा 2c²। अब देखो अगर मेरा बी स्क्वायर जो है वो 2c² है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 2 डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को, जैसे यहां पे किया था एकदम सेम ऐसे ही। यहां पे भी सेम ऐसे ही किया था, देखो 2b² a² था, तो मैंने कहा था कि 2 जो है वो a² को भाग करता है, फिर 2 मेरा a को भी भाग करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह दूंगा, 2c² था b² के बराबर, तो 2b² को भाग करेगा, और यहां से मैं क्या कह दूंगा कि 2 भाग करेगा b को। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन के अंदर तुमने दिखाया था कि 2 a को भाग करता है, सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने क्या दिखाया था कि 2 जो है वो a को भाग करता है, थर्ड इक्वेशन में दिखा दिया तुमने 2 b को भी भाग करता है। तो क्या 2 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर नहीं हो गया? हेंस हम क्या लिख देंगे, हेंस फ्रॉम 2 and 3 2 is a कॉमन फैक्टर, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया ऑफ a एंड b। 2 जो है वो हमारा a और b का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। वहां फ्रॉम 1 होता ना सर, 1 नहीं, मैंने कहाँ पे, इसमें, अच्छा अच्छा हाँ, ये a² की वैल्यू मैंने 1 से उठाई है ना, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, ये थोड़ा तुम देख लेना, ठीक है, हाँ 1। तो hence from 2 and 3 2 is a common factor of a and b, hence a and b cannot be co-prime। अगर इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 मिल गया तो फिर ये को प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि को प्राइम के बीच में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि ये को प्राइम नहीं हो सकते। तो हम क्या कहेंगे, hence our supposition is wrong, hence our supposition is wrong। हमने जो माना था वो गलत माना था, hence our supposition is wrong, this implies √2 must be an irrational number। हमने क्या माना था, हमने माना था कि √2, हमने क्या माना था, वी एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, ये गलत माना था, इसका मतलब हमारी सपोजिशन गलत हो गई, हैंस √2 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। √2 हमारा क्या होना चाहिए, एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। ये बात हो गई यहां तक। अब तुम आगे अपनी बात चालू कर सकते हो कि 3 + √2 के बारे में बात कर सकते हो। अब मैं क्या कह सकता हूं कि अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, सेकंड पार्ट अब क्वेश्चन का शुरू होता है। नाउ से अब मेरे को क्या करना है, या फिर यही ऐसे ही शुरू कर लो कि नाउ वी एज्यूम दैट, हम ये एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम दैट 3 + √2 इज ए रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 3 + √2 जो है वो मेरा a/b, a/b मत मानना क्योंकि a/b पीछे लिख चुके हो, दोबारा a/b मत मानो, m/n मान लो, वेयर m and n आर को प्राइम नेचुरल नंबर्स, को प्राइम नेचुरल नंबर्स। सेम हो गया अब सवाल, जो मैंने पीछे एक बार वो सोल्व किया था ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम आराम से सोल्व कर सकते हो। तो दिस इंप्लाइज 3 - m/n, ये मेरा √2 हो गया, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा, 3n - m/n इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। ये समझा समझा के लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें लिखने में, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे कि सिंस m and n आर नेचुरल नंबर्स, m और n मेरे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, सो 3n - m will also be a natural number, will also be a rational number, will be a, also भी नहीं, will be a rational number। ये मेरा रैशनल नंबर हो जाएगा, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √2 इज एन
इरेशनल नंबर, ब्रैकेट में लिख दो प्रूव्ड अबव। प्रूव्ड अबव, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम फिर से लिखेंगे कि हमारी सपोजिशन गलत है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, 3 + √2 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर। 3 + √2 जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये सवाल है, पर हम खुद से, तुम देख लेना थोड़ा बहुत जो भी बीच में है, थोड़ा अगर प्लस माइनस है, कहीं पे कुछ गलत लिख दिया है, कुछ भी है, तो वो तुम खुद थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब ये बात समझ में आई कि नहीं, ऐसे मैनेज करना है इस सवाल को, इस सवाल को ऐसे मैनेज करना। अगर वहां पे लिख देता गिवन √2 इज ए रियल नंबर, रैशनल इरेशनल नंबर, तो फिर मैं यहीं से ही शुरू करता अपनी कहानी। अब इसके अंदर देखो ऐसा सवाल आ जाएगा, अब एक दो मैंने सवाल डाले हैं, ये तुम खुद से ट्राई करना। एग्जाम्पल वैसे तो बेस्ट रहेंगे मनीष आर डी शर्मा के, मैं तुम्हें शीट भी आर डी शर्मा से ही बना के दूंगा और तुम्हारे को प्रैक्टिस करने की भी, क्योंकि थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, थोड़े से ठीक लेवल के क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी के बहुत बहुत ईजी, बहुत ही ज्यादा ईजी एग्जाम्पल्स हैं। अपना लेवल शुरू से ही थोड़ा सा अच्छा रखो। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा देखो सेम टू सेम। पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें √3 को, इसके अंदर √3 को इरेशनल शो कर लेंगे एकदम वैसे ही, एकदम सेम टू सेम। पहले √3 को इरेशनल शो कर लेंगे और फिर इसको m/n मान लेंगे, फिर तो कुछ करना ही नहीं। इसको 2 + √3, 2√3 - 1 को ये मान लेंगे, है ना। तो अब इसको इधर ले जाओ, 2√3, अपने को √3 की वैल्यू निकाल के दिखानी है बस, अपने को √3 की वैल्यू निकाल देनी है। तो √3 जो है m/n + 1 और पूरे के मल्टीप्लाई में 1/2 आ जाएगा, यानी कि जो √3 है वो हो जाएगा मेरा 2n और ऊपर आ जाएगा m + n। अब दिखा दूंगा कि ये रैशनल है बट ये इरेशनल है, सेम हो जाएगा। सर अगर हम रूट वाला पार्ट प्रूव करके ये बोल दूं, क्या बोल सकते हो लालटू, वो भी कर सकते थे, बट जो है मैं ये सजेस्ट करूंगा ऐसे कर दो, इसमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ वो कर सकते हो, बट उसके अंदर फिर तुम थोड़ा सा ना ये उम्मीद कम करो, उसके अंदर तुम श्योर नहीं हो पाओगे कि मेरे को पूरे नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे, वो उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा। क्योंकि तुमने बस एक लाइन लिख दी कि रैशनल में इरेशनल जोड़ दूंगा तो इरेशनल आएगा, ठीक है। तो ये सवाल आ सकता है। अब जो दूसरा सवाल इसके अंदर बन सकता है वो ये बन सकता है। अब इस सवाल के अंदर पहले तुम्हें क्या करना है, ये अब तुम कर लोगे, इसको पूरे पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या फर्स्टली इसके अंदर क्या प्रूव करना है, फर्स्टली देखो, अब फर्स्टली प्रूव √5 और √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तुम्हें, पहला काम तो ये करना है। अब क्या दो बार करें इसको, नहीं, इसको दो बार नहीं करना है। तुमने क्या किया, जैसे यहां तक आ गए, तुमने ये दिखा दिया कि √2 मस्ट बी एन इरेशनल नंबर ना, दोनों को अलग अलग नहीं करना, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, 3 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे कोई सवाल 10 नंबर का दिया हुआ है पूरा का पूरा, अगर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा 10 नंबर का है, फिर कर दो, फिर √2 को भी कर दो, √3 को भी कर दो, √5 को भी कर दो अलग अलग। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का कुछ ऐसा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अब ये स्मार्ट वर्क है, तुम्हारे ऊपर है, जितने वेटेज आइए उस हिसाब से कैलकुलेट करो। 10 का होगा तो सारा करो, अगर ऐसा आया 5 का आया, 7 का आया, तो मैं एक इसको प्रूव करूंगा और फिर मैं लिख दूंगा सिमिलरली, यहाँ पे एक वर्ड लाइन जोड़ दूंगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहां पे एक लाइन जोड़ देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव √5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। हम यहां पे बस एक ये लाइन लिख देंगे, सिमिलरली जो है हमारा √5 भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बस ये लाइन जोड़ दोगे तो आधा काम कम हो जाएगा तुम्हारा, बट ये वेटेज के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर लेना। ऐसा करने के बाद का आगे का जो काम है वो मैं बता देता हूं। देखो ऐसा करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब तुम क्या करोगे, हम मान लेंगे कि एज्यूम दैट √5 + √3 इज एन रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। आगे तो कुछ है ही नहीं, इसमें थोड़ा सा काम है,
इसमें थोड़ा सा काम है। दिस इम्प्लाइज √5 प्लस √3 को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, m/n कर लेंगे, वेयर m/n आर को प्राइम्स। ये सारी लाइन लिख लो सेम वही। अब यहाँ पे देखो इसको सोल्व करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ध्यान रखना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर तुम क्या कह रहे हैं सर, एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही फिक्स है पहले से ही है हमारे केवीएस में दोनों में, तो अगर ऐसा होगा तो वो इनमें से किसी एक को तुम्हें पहले ही इरेशनल दे देगा, ठीक है। अगर उसको सवाल को छोटा करना हुआ तो वो तुम्हें दे देगा। तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो √5 प्लस का √3 का जो होल स्क्वायर है वो तुम्हारा बन जाएगा। पर अभी स्क्वेयरिंग नहीं करनी थी, अभी तो कुछ आएगा ही नहीं इससे, पहले एक को उठा के इधर लेके आओ। √5 माइनस m/n इज इक्वल टू √3। अब करो स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, स्क्वेयरिंग कर दूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो मैं एक स्टेप में यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, √5 माइनस m/n दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वेयर खोलो, √5 का स्क्वेयर 5 हो जाएगा, प्लस में m²/n² हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई √5 मल्टीप्लाइड बाई m/n इज इक्वल टू में 3। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है तुम्हारा a² प्लस b² माइनस 2ab। अब तुम कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान सी है, इसको लिखने की क्या जरूरत है। 9th-10th में ये भी एक पार्ट है ना। 9th-10th के अंदर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये भी बतानी पड़ती है, तो तुम भी लिखो यहाँ पे जो तुमने यूज किया है ये लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो देखो ये √5 पकड़ना है बस तुम्हें, तो इसको नहीं छोड़ना, यही रेशनल है, इसके ही बराबर लेना, बाकी सबको एक तरफ कर दो, इसको एक तरफ कर दो। तो मैं 3 को इधर ले आऊंगा, 3 वाली टर्म को, तो ये देखो 5 प्लस का m²/n² माइनस का 3 को मैं इधर ले आया, और इस पूरी टर्म को उठा के उधर ले जाओ, 2m/n और मल्टीप्लाइड बाई √5। 5 में से 3 गए तो 2 हो जाएगा, 2m/n हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई √5। इसका एलसीएम ले लो, 2n² प्लस m²/n² इज इक्वल टू 2m/n मल्टीप्लाइड बाई √5। इसको उठा के इधर ले आओ, 2n² प्लस m²/n² मल्टीप्लाइड बाई n और अपॉन में 2m इज इक्वल टू हो जाएगा √5। तो एक n से एक n कट जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, 2n² प्लस m² और अपॉन में 2mn इज इक्वल टू √5। अब वही कहानी जोड़ देंगे कि 2n² प्लस m² अपॉन में 2mn इज ए रेशनल नंबर। ये मेरा रेशनल है, इज ए रेशनल नंबर, बट √5 is irrational, hence our supposition is wrong, hence our supposition is wrong। तो इसका मतलब जो तुम लेके चले थे वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो ये तुम्हारे रियल नंबर्स के अंदर इस तरीके के जो भी सारे क्वेश्चन बनते थे वो मैंने टैकल कर दिए। ये शीट भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारे कोर्स के अंदर ये शीट भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और एक शीट और अपलोड कर दूंगा। तो मेरे को उम्मीद है कि सब्जेक्टिव में कुछ बेनिफिट हुआ होगा, कुछ फायदा तुम्हें फील हुआ होगा। ये ही मेहनत है, इसी के अंदर ज्यादा मेहनत है, मेरी भी बहुत ज्यादा मेहनत है, क्योंकि सब लिखना पड़ेगा, बड़ा 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 बड़ा, बहुत ज्यादा राइटिंग वर्क हो जाएगा। बट अब लिखना है तुम्हारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शीट मिलेगी, कल एक शीट और दूंगा, वो अपनी ट्राई कर लेना, सोल्ड मिलेगी, वो तुम्हें खुद ही करनी है, अपने सॉल्यूशन देख देख के अपना कर लेना और उसको समझ लेना। कल जो मैं हूं तुम्हारा दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा, और सर और टाइम भी आपका ज्यादा जाएगा। हाँ बिल्कुल टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हें शुरू में ये कह रहा था। सर सब्जेक्टिव बना के देंगे कैसे आपको, और आप कैसे चेक करेंगे, आप तुम्हें खुद चेक करना है लालटू, मैं चेक नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं सबका आंसर चेक कर पाऊँ या वो मैनेज कर पाए, वो टेस्ट सीरीज वाला सिस्टम नहीं है, इसीलिए मैं सोल्ड दूंगा तुम्हें। मैंने करा दिया, लिखना बता दिया, अब तुम्हें खुद करनी है वो चीजें, मैनेज कर लो खुद। सोल्ड दूंगा मैं, लिख लिख के देखो, अपनी प्रैक्टिस करो, राइटिंग स्किल्स बढ़ाओ,
ठीक है, तो अब कल हम पॉलिनोमियल्स को शुरू करेंगे। अगर सब्जेक्टिव पार्ट नहीं होता तो दिन का एक टॉपिक भी कर सकते थे हम, बट अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। खैर कोई बात नहीं, जो भी है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है प्रिया, थैंक यू। तो अब मिलेंगे हम कल, आज के लिए इतना ही। कल मॉर्निंग तक शीट्स जो है वो सारी तुम्हारे पास होंगी, थोड़ा सा सब्र रखना। अभी ये वाली कर लेना, ये तो अभी अपलोड हो जाएगी। तो धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय।